नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और कहा है उन्होंने कि अभी तक भारत अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा था। व्यापार के जो नीतियां थी उनके जरिए भारत को केवल फायदा हो रहा था, अमेरिका को नहीं हो रहा था। लेकिन अब मौजूदा सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं या अमेरिका ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे अब अमेरिका को फायदा हो रहा है। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन इस तरीके से यानी अब वो कहना क्या चाह रहे हैं अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी ओर सड़कों पर जो युवा अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन प्रदर्शन किसी तरीके से रुक नहीं रहे हैं। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है देश में। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से एक बार फिर एक नया मुद्दा लेकर आए और अभी तक जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे थे, प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, उस पर अभी भी कायम है। पूरा विश्वास उनको है कि प्रधानमंत्री से बहुत प्रेम भी करते हैं, ये भी कह रहे हैं, और डील भी करेंगे। डील की घोषणा भी खुद ही कर रहे हैं कि डील भी हो जाएगी। सारी चीज़ें उधर उनके विदेश मंत्री घोषणा करके गए थे कि वेनेजुएला की जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर आएंगी, वो भी आ गई। ये इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार घिरी है कि आखिर भारत से संबंधित फैसले अमेरिका क्यों ले रहा है। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही कि अभी तक का जो व्यापारिक नीतियाँ थी दोनों देशों की, उनके ज़रिए केवल और केवल भारत को फ़ायदा हो रहा था, अमेरिका को नुकसान हो रहा था। अब हम अमेरिका का फ़ायदा करा रहे हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका का फ़ायदा हो रहा है तो भारत को नुकसान हो रहा होगा। तो ये उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ़ की है या फिर प्रधानमंत्री का पर उन्होंने तंज कसा है, मज़ा लिया है अगर हम सामान्य भाषा में कहें, या फिर भारत की आलोचना की है, बुराई की है? किस तरीके से इसको देखा जाए? और बाद में वो प्रशंसा भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। देखिए समीर जी, वास्तविकता में डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा चतुरता का खेल खेल रहे हैं। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि जब तक भारत की शक्ति थी और पूरे विश्व के अंदर भारत की धाक थी जी, और इग्नोर अमेरिका हमको नहीं कर सकता था, क्योंकि हम इक्वी डिस्टेंट थे। हम, रशिया भी हमारे साथ था, अमेरिका भी हमारे साथ था, पूरा विश्व हमारे साथ था। ये कांग्रेस का जमाना था। तो इसलिए जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी वहां जाते थे तो बड़ी इज्जत वहां के प्रेसिडेंट हमको देते थे, क्योंकि हमारी एक धाक थी जी। और भाई जिसकी धाक होती है वही तो नेगोशिएशन में अपर हैंड रखता है। बिल्कुल। पहले भी मैं एक निवेदन कर चुका हूं आपके सामने। पोर्टर्स का जो 5 पॉइंट मॉडल होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर किसके पास है? भाई जिसका अपर हैंड होगा उसके बाद तो बार्गेनिंग पावर होगी। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर लिया कि जब भारत का अपर हैंड था और बार्गेनिंग पावर भारत के पास थी तो भारत ने अमेरिका का शोषण किया। अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हमें ग्रिप में ले लिया है अमेरिका ने। हमारा रूस से संबंध खराब करा दिए, हमारे ईरान से संबंध खराब करा दिए, चीन पाकिस्तान से थे ही। अब वो ये कहता है कि भैया देखो, ऐसे हम तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएंगे कि तुम किसी समस्या में पड़ोगे, हमसे युद्ध सामग्री खरीदो और हमारी बात मानो। अब आपकी मजबूरी है, आपको बात माननी पड़ेगी, तो अपना शोषण आपका करेगा, वो अपने देश का फायदा उठाएगा। भाई उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेक इंडिया ग्रेट अगेन। लेकिन अब बार्गेनिंग पावर अमेरिका के पास है, वो आपका शोषण कर रहा है। फिर ये पता चला कि 12.5% का फिर टैरिफ लगाने वाला है। फिर ट्रेड डील पे भी डील चल रही है, और ट्रेड डील में अब अपना सारा माल यहाँ हमारे देश के अंदर घुसाएगा, और आप देखिएगा 6 महीने के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी। अच्छा, बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं ट्रंप की ट्रेड डील हो रही है, हम कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से केवल उस पर हामी भरना रह गया है। यही एक भारत की पोजीशन को इसी तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो है ही। देखिए असली में क्योंकि उनका भाई देखिए उन्होंने कितनी बार हमारी बेइज्जती की जी। ऐसा आपने पहले 70 साल में देखा कभी बेइज्जती हुई है? वो कहता है मैं मोदी जी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। ये कभी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी या मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी के बारे में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने करने की हिम्मत की थी क्या? एक बार निक्सन ने कोशिश की थी कि 7 वाला भेज दूंगा, उन्होंने कहा 8वां बेड़ा भेज दो, जो करना है हम करेंगे, आई डोंट केयर फॉर यू, है कि नहीं? तो हमने तो हमेशा बार्गेन किया। अच्छा, रूस भी हमारे साथ खड़ा रहा। आज के तारीख में अमेरिका के कहने पे रूस से आपने संबंध तोड़ लिए, रूस आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान को अस्त्र देने को तैयार है। तो आपने तो अपनी पोजीशन खुद ही खराब कर ली।
तो अमेरिका ट्रेड डील में आपका जो भी वो टर्म्स आपको डिक्टेट कर रहा है आपको मानना पड़ेगा। अभी आज अखबारों में देखिए फ्रंट पेज पे आ रहा है, वी हैव फाउंड ए पार्टनर इन वेनेजुला। अरे भैया वेनेजुला कितनी दूर है यहाँ से, ईरान कितनी दूर है? वेनेजुला से तेल कितने दिन में यहाँ पे आता है, ईरान से कितने दिन में आता है? वेनेजुला से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? भाई ईरान तो आपसे कह रहा था रुपए में तेल लेंगे, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। ईरान कह रहा था इंश्योरेंस भी हम देंगे, और आप 50% दाम पे आपको तेल मिला था, आप वेनेजुला से खरीद रहे हैं क्योंकि अमेरिका कह रहा है भाई वेनेजुला पे तो अमेरिका ही का कब्जा है आज की तारीख में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करता है, हमारे देश के भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए लास्ट में एक सेंटेंस बोल देता है। हाँ जी भाई पहले तो ये कहता है देखो ट्रेड डील करनी पड़ेगी, युद्ध विराम करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं मानना पड़ेगा, $500 बिलियन का ट्रेड हमसे 5 साल में करना पड़ेगा, और तुम हमारे बड़े अच्छे मित्रों जिससे हमारे गोदी मीडिया को और भक्तों को नगाड़ा बजाने के लिए मौका मिल जाएगी। देखिए मोदी जी की बड़ाई कर दी ट्रंप साहब ने, अरे यार हमारी बड़ाई कर दो, अखिल स्वामी की बड़ाई कर दो, आई डोंट केयर। असली मुद्दा है जिस पद पे मैं बैठा हूं उस पद पे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या मैं उसको पूरा कर रहा हूं। लेकिन वो भक्तगण इसी में खुश हो जाते हैं, गोदी मीडिया इसी में डंका बजाने बसता है कि कोई बात नहीं भाई ट्रेड डील में नुकसान हो गया तो कोई बात भाई 3% जो बढ़ा के पहले 50% किया, फिर उसे घटा के 18% कर दिया। अब गोदी मीडिया 3% से 18% बढ़ने पे भी अगर खुशी मना सकता है तो वो तो किसी बात पे भी खुशी मना सकता है। जी बिल्कुल, वही कि यहाँ पर सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि पहले भारत फायदा ले रहा था, अब हम फायदा ले रहे हैं। लेकिन और ये सब ये भी कह रहे हैं कि ये सब संभव किसकी वजह से हुआ, इस समय संभव उसकी वजह से हुआ जिसका जो डंका पूरी दुनिया में बज रहा है प्रधानमंत्री का। अब ये इन सारी स्थितियों के बावजूद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये जो कहा जाता है और उन समर्थकों के बीच में प्रधानमंत्री के कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और पूरी व्यवस्था को उन्होंने एक नया भारत बना दिया है, आखिर उनके समर्थक इन सारे बयानों में कैसे ढूंढ लेते हैं कि यहाँ डंका बज रहा है? हम विश्व गुरु के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, एकदम आउटर पे ही खड़े हैं, किसी भी समय अब स्टेशन पर हम पहुंच जाएंगे जो विश्व गुरु वाला स्टेशन है। कैसे क्या किस लॉजिक के आधार पर देखते हैं? देखिए मिश्रा जी, एक बार हुआ ना कि एक किसी की पूंछ कट गई बंदर की जी। अच्छा, उसकी पूंछ कट गई, उसने अपने खास लोगों को कहा यार देखो पूंछ कटवाने से बड़ा फायदा होता है, बड़ी अच्छी हवा लगती है। और 4-6 लोगों ने और पूंछ कटवा ली। अभी धीरे धीरे देखते देखते सब लोगों ने पूंछ कटवा ली। अब मुश्किल यह है जिनकी पूंछ ऑलरेडी कट चुकी है, अब वो ये कैसे कहें कि हमारी पूंछ कटा के हमने गलती की, हमने गलत आदमी पे दांव खेल दिया, हमने बहुत ज्यादा गलती कर दी। अब वो बेचारे जो है वो लगे हुए हैं उसी का समर्थन करने में, तब तक जब वो हंसी का पात्र बनेंगे, लोग उनका मजाक बनाएंगे। भैया मजाक बनाने लगे हैं। जो मध्यम वर्ग आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रबल समर्थक था, जिसने मोदी मोदी के नारे लगाए थे और जिसने कमल निशान के लिए जो उनके पन्ना प्रमुख है उन्हीं की दुकान तोड़ी जा रही है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे वो कहते फिर रहे हैं कि हम ठाकुर हैं यार, हम ब्राह्मण हैं यार, हम तो भारतीय जनता पार्टी के परंपरा, हमारा मकान तो तोड़ रहे हो। वो कह रहे हैं भैया हमें तो सबका मकान तोड़ना है यार, हिंदू मुसलमान तो इलेक्शन तक था, अब तो हमें सड़क चौड़ी करनी है जिससे अडानी जी की गाड़ी आए तो स्मूथली निकल जाए। अच्छा, ये भी कह रहे हैं उनके भारतीय जनता पार्टी वाले, भाई विदेशी यात्री आते हैं तो हमारी झुग्गी झोपड़ी देख के उनको बड़ा खराब लगता है, मोदी जी को भी बड़ा खराब लगता है। पहले हरे कपड़े से ढकना पड़ता था, हरे ढकने से नहीं ढकना पड़ेगा, कहेंगे देखिए हमारा भारत कितना सुंदर हो गया भाई। लेकिन मुश्किल ये है ना, सबको तोड़ दोगे, उखाड़ दोगे। मिश्रा जी जैसे सोचिए, अगर आपका मान लीजिए मकान तोड़ दिया जाए, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, आपके दिल पे क्या बीतेगी? मेरा मकान तोड़ दिया जाए, मेरे दिल पे क्या बीतेगी? भाई हम कोई पूंजीपति तो है नहीं कि हमारे पास 6 फ्लैट हैं, हम तो इसमें रह रहे हैं, तोड़ देंगे। अब यार तोड़ देंगे, बाद में कोर्ट केस करते रहिए आप, हू केयर, 10 साल चलेगा केस, क्यों तोड़ा, क्या किस लिए तोड़ा, कितना कंपनसेशन मिलेगा, डेट भी डेट पड़ती जाएगी, होगा कुछ नहीं। करोड़ों लोग आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हर जगह उनके मकान टूट रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियां टूट रही हैं। तो मुश्किल ये हो गई है ना कि ऐसे लोग जो अब बेचारे वापस तो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा जो हम लोग जो गांधीवादी लोग थे जी, जो गोडसे विरोधी लोग थे, उनका इतना अपमान किया, वो जानते हैं लौट के हमारे पास भी नहीं आ सकते, वहां भी नहीं रह सकते, त्रिशंकु की तरह बीच में तैर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 1000 रुपये लीटर डीजल हो जाए, हमारे मकान टूट जाए, हम झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टैंड है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो अभी भी रहेगा। तो क्या ऐसे लोगों की भी तादाद घट रही है? ऐसे लोगों की तादाद अभी वैसी की वैसी ही है? नहीं, देखिए अगर जो आदमी ये कहता है ना वास्तविकता में जी, या तो वो इतना ज्यादा बहुत बड़ा दलाल है
करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है जमीन इधर उधर करने में। जैसे अभी आपने सुना ही होगा, एक वो राजेश एक्सपोर्ट्स वाले हैं, उन्होंने 15 लाख करोड़ का घपला कर दिया जी। अच्छा, वो भी गुजरात कच्छ एरिया के हैं, तो वो भी अपना कर करा के उन्होंने अपना, अच्छा जो उन्होंने एक्सपोर्ट दिखाया है वो भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 1/3 है। अरे एक्सपोर्ट भी फर्जी था, एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी उन्होंने ले लिया, उन्होंने पीएलआई भी ले लिया। अब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया उनको देंगे। तो या तो इस टाइप के लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो कहते तो हैं हम 1500 रुपए का लीटर का पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन अगर उनका आप शर्ट उतरवा के देखिएगा बनियान फटा हुआ है। अच्छा, वो चेन स्नैचिंग में और इस तरह की हरकतों में पाए जाते हैं। कहते तो रहते हैं लेकिन घर का खर्चा तो चलता नहीं। अच्छा, बीवी घर में डांटती है कि यार तो ये कबल चुनाव चिन्ह लेके घूमते तो रहते हो, घर में तो दाल सब्जी है नहीं, गैस तो है नहीं, खाना तो बन नहीं पा रहा है, तो बेचारे इसी। लेकिन 99% लोग दिल से समझते हैं। लेकिन अब मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है देश के अंदर, अब हमारे आपके वोट की उनको आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब तो आप चाहे दें या ना दें, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था करते जा रहे हैं। लेकिन सर, जो स्थितियां सड़कों पर दिख रही हैं बड़ी भयावह दिख रही हैं, और सरकार को सचेत रहना चाहिए कि किस तरह से अब छात्र और युवा अपने अधिकारों, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर सड़कों पर उतरे, और सरकार उससे बिल्कुल बेफिक्र है, यानी उनकी समस्याओं से बेफिक्र है। हमारे कहने का मतलब, इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का। शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चौपट हो रही है, शिक्षा व्यवस्था को कहाँ ले जाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने और सुनी होगी, अब अभी मेरे तुरंत याद आया तो मैं आपसे उसका जिक्र कर लूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। बिहार के जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है मुख्यमंत्री बनाने में, अपना मुख्यमंत्री बनाने में। यद्यपि वो बिहार में जितनी पार्टियां होंगी सारी पार्टियों में घूम कर तब आए हैं बीजेपी में। अब आप प्रोफेसर रहे हैं और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है, कॉलेजों में पढ़ाया है, तो आप बेहतर जानते होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का दुर्भाग्य है कि और जगहों पर तो मैथमेटिक्स की, उड़ीसा में मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी है, कहीं पर बायो की यूनिवर्सिटी है, कहीं पे फिजिक्स की है। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन अब हम सारी यूनिवर्सिटी यहीं बनवाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये अलग अलग विषयों के विश्वविद्यालय हैं क्या? मतलब मैथमेटिक्स का विश्वविद्यालय उड़ीसा में है क्या किसी जगह पर? क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं रहा है, तो हो सकता है मुझे ना पता हो। नहीं, अगर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है भाई। एंटायर पॉलिटिकल साइंस किसी ने उनको सुझाव दिया कि एक विश्वविद्यालय एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला भी बनवाइएगा। नहीं, देखिए उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। देखिए वो बेचारे जो है ना 6वीं या 7वीं पास है बेचारे। देखिए आप इस तरह से नहीं, वो डीलिट है सर, वो डीलिट है, डीलिट। अरे डीलिट उस यूनिवर्सिटी की है जो यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे बड़नगर स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता था जब वहां बताया जाता था कि वो चाय बेची जाती थी, वो स्टेशन ही नहीं था वहां पे। तो गुरु जैसे गुरु वैसे ही चेले। आजकल तो चेले घूम रहे हैं सब ऐसे इसी टाइप के। लेकिन इस प्रकार की बात करके उन्होंने अपने को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए सिद्ध कर दिया है कि ही कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे वो फिजिक्स की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं बिहार के अंदर जी। अच्छा, फिजिक्स की यूनिवर्सिटी होगी, बाकी डिपार्टमेंट्स होंगे नहीं। अब उसमें भाई मानी बात है कि फिर वो, अच्छा खुद तो बेचारे वो एक और येल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी, बाद में पता चला 7 दिन का एक कोर्स करने गई थी वो बेचारी। अब वो कह दिया उन्हें यही नहीं पता था कि 7 दिन में डिग्री नहीं मिलती है। उन्होंने कह दिया मेरे पास डिग्री है येल यूनिवर्सिटी की। बाद में पता चला 7 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स करने गए थे। अब इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स तो हमने 50 किए हैं, उनको तो मेंशन भी नहीं करते अपने बायोडाटा में। लेकिन देखिए इस प्रकार से किसी कम पढ़े लिखे आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं, हम मजाक नहीं, हम तो आपसे जानना चाह रहे थे, चूंकि हमने देखा और मेरी जानकारी में से अलग अलग विषयों के विश्वविद्यालय नहीं थे, तो हमने सोचा आप शायद आपकी जानकारी में होंगे। खासकर मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी ओडिशा वाली जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बहरहाल हम ये जो बात कर रहे हैं कि जो विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षा व्यवस्था ये जहाँ ले जाई जा रही है, और इसको लेकर जिस तरह से युवा और छात्र सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो सरकार को क्या लग रहा है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को क्लीन चिट देगी, धर्मेंद्र प्रधान एनटीए को देंगे, सीबीएसई को देंगे, और किसी का कुछ होने वाला नहीं है? यानी वो इन छात्रों के आंदोलन से, इनके सड़कों पर उतरने से उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है या दिख रही है? नहीं, देखिए सरकार से जो सोनम वांगचुक मांग रहे हैं, जो प्रशांत भूषण मांग रहे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी मांग रही है, 2 ही चीजें तो मांग रही है। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दीजिए जी, और जो लोग एनटीए के दोषी हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया है उनको दंडित कर दीजिए।
उनके घर बुलडोजर से तोड़ दीजिए। ये दोनों बातों में गलती कहां है, खराबी कहां है? भाई मान लीजिए किसी छत से एक पत्थर फेंक दिया गया, हाँ, अच्छा पत्थर फेंकने से मानी बात है कि ये फेंकना नहीं चाहिए किसी को भी, और आपने मकान तोड़ दिया उसका बुलडोजर से, जेसीबी से। तो अगर पत्थर फेंकने पे आप किसी का घर बुलडोजर से तोड़ सकते हैं, तो पेपर लीक करा के बच्चों की आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए आपका घर बुलडोजर से क्यों ना तोड़ा जाए? आपने देखा होगा आकांक्षा चतुर्वेदी, एक बालिका बेचारी, जी। छोटी बच्ची और गरीब घर की बच्ची, पिता ने 3 लाख का लोन लेके उसको बढ़ाया, उसने नीट का एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, कहने लगी अब मेरे में हिम्मत नहीं बची, उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। उन माँ बाप पे क्या असर हो रहा होगा जिसने अपनी बच्ची के लिए 3 लाख का लोन लिया था, और बच्ची भी चली गई और पैसा भी चला गया और कुछ अपने जीवन का भविष्य भी उसने खराब कर लिया। ऐसे लोगों का बुलडोजर से घर क्यों नहीं चलना चाहिए? तो अगर मोदी जी, मान लीजिए, मैं तो कहता हूं कन्फ्रंटेशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। कल कॉकरोच जनता पार्टी पहुंचे, फिर वो पुलिस उनको अनुमति दे ना दे, फिर वो कन्फ्रंटेशन हो, फिर बच्चे इधर से आए, पुलिस उधर से आए, हिंसा हो अहिंसा हो, वॉटेवर, जरूरत क्या है इसकी? आप धर्मेंद्र प्रधान का ट्रांसफर कर दीजिए भाई। आपने जो ये इसके अभी आपने प्रमुख का ट्रांसफर किया है सीबीएसई के, उनका एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया ना, उनका तो प्रमोशन कर दिया आपने। अब धर्मेंद्र प्रधान को हम होम मिनिस्टर बना दीजिए, हु केयर्स? लेकिन बच्चों की बात तो पूरी हो जाएगी ना। आप कह दीजिए कि अब अमित शाह नहीं रहेंगे, वो रहेंगे एचआरडी मिनिस्टर और धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे होम मिनिस्टर। तो धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं, आज तो हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, वो तो कह रहे थे कि अब ओडिशा का उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। छात्रों की अगर यही मांग है कि हटा दिया जाए तो हटा के उनको वहां पर वो बैठा देंगे, यानी छात्रों की मांग तो मान ली जाएगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को और बढ़िया जगह दे दी जाएगी, जैसे सीबीएसई के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब ये कैसी कार्रवाई कि उनको और अच्छी जगह पर ले जाकर बैठा दिया गया है। लेकिन जो सवाल है मेरा सर कि आखिर सरकार, मांग तो बिल्कुल जायज़ है जो आप कह रहे हैं, क्यों नहीं मान रही है? क्या सरकार को क्या लग रहा है कि हम इनको इग्नोर करके इसी तरीके से हम शासन चला ले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी? यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए उन्होंने वोटर लिस्ट बनवाई है और बनवा रहे हैं, उस पर उनको इतना भरोसा है कि कुछ भी करेंगे? अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप से लेकर सारी जगह के पर्यटन स्थल, बायोडाइवर्सिटी, सारी चीज़ें सौंप देंगे अपने कुछ मित्रों को, तो ये सब चीज़ कर लेंगे, सबको इग्नोर करते हुए देश के युवाओं को, देश के छात्रों को। मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल ये कहाँ से आ रहा है? नहीं, ये मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। हाँ। उनके अंदर भी चिंता है, मेरे ख्याल से उनके अंदर चिंता होगी, क्योंकि देख रहे हैं कि जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को और कांग्रेस को। हाँ। भाई राहुल गांधी के तो छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहे हैं, कर्नाटक में चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं, और जिस जुझारू रूप से चल रहे हैं, हजारों लोग, पहले नहीं हजारों लोग आते थे, 500-700 1000 आते थे, अब 10-10 लोग आ रहे हैं राजस्थान में। तो या तो युवा पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ हैं या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हैं। तो इनको ये समझ में तो आ गया है कि अब इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों तक ये बात चली गई, बिकॉज दे हैव सफर्ड। लेकिन इनको ये रास्ता निकलने का नहीं दिख रहा है कि कैसे निकले। जैसे अमेरिका और इजराइल, और उनको नजर नहीं आ रहा है कि ईरान से युद्ध तो छेड़ दिया, निकले कैसे? इनको भी नहीं समझ आ रहा निकले कैसे। हो सकता है बाद में मोदी जी कहें मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई और मैंने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। अरे वो बेस्ट सॉल्यूशन है भाई। कन्फ्रंटेशन की जरूरत क्या है? ये आमने सामने की लड़ाई करने की जरूरत है। दीपिके, फिर उन्हें एयरपोर्ट में अरेस्ट करो या नहीं करो, फिर वो थाने जाए, अरेस्ट करो ना करो, फिर वो जंतर बनता जाए। अच्छा, जंतर मंतर का नियम है 1000 ज्यादा लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकते। 1000 से ज्यादा है तो रामलीला ग्राउंड जाना पड़ेगा। अच्छा, मानी बात है 1000 से ज्यादा आदमी तो इकट्ठा होगा ही होगा वहां पे। अच्छा, हाईकोर्ट ने भी कह दिया पुलिस व्यवस्था करे, इसमें हमारे पास क्यों आ गए? तुम करो व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आयोजकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। ये तो पुलिस की व्यवस्था करने की स्थिति है। तो देखिए, चिंता तो है उनकी, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक इमेज ऐसी बना रखी है, मोदी जी कहीं घुटने नहीं टेकते हैं, जबकि वो किसानों के सामने टेक चुके हैं और उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत गए। तो चिंता तो होगी उनके यहाँ, लेकिन मैं उन्हें सॉल्यूशन देता हूं। अगर मुझे अपना एडवाइजर बना लें या डीबी लाइवी को सुन के हमारी एडवाइस को मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान को कोई ऊंचा पद दे दें और बुलडोजर चला दें। यार, इतने लाखों घर तोड़ रहे हो बुलडोजर से, तो 10-15 घर और तोड़ दो। जो पहले पकड़ा गया था 2024 का नीट का अपराधी, उसका जिसने आपने प्रमोशन करके उसका ट्रांसफर कर दिया, उसका भी बुलडोजर से मकान तोड़ दो। वो बात दूसरी, उसे दुबई में कहीं 10-15 करोड़ दे के भेज दो, वहां जाके सेटल हो जाएगा। लेकिन कम से कम बच्चों की डिमांड पूरी कर दो, अरेस्ट कर लो,
दो चार 10-15 लोगों को, इसमें क्या तुम्हारी इज्जत घट जाएगी भाई। लेकिन ये करने के बजाय जो लोग आवाज उठा रहे हैं या छात्रों के समर्थन में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब आपने देखा, खान सर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, 2 दिन पहले की भी थी, अब उनके खिलाफ भी FIR हो गई है और अब निशाने पर अब आ गए हैं, क्योंकि बड़े मुखर होकर वो छात्रों के साथ दिखाई पड़ रहे थे। छात्रों के ऊपर जो NSUI और यूथ कांग्रेस के लोग हैं उनके ऊपर तो किस तरह से लगातार जो उनको रोकने की कोशिश हो ही रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं। कब तक ये इस तरीके से रोकने की कोशिश होगी? यानी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश और जो उनके समर्थन में दिख रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश, कब तक सफल? नहीं देखिए, हाँ, खान साहब के साथ समस्या ये है ना कि वो मुसलमान है, खान है वो जी। अच्छा, उनके बगल का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला वो हिंदू है। अच्छा, फिर गोली चली, फिर वो अरेस्ट हो गया, अब ये अरेस्ट हो जाएंगे। अब क्या हो गया, उनके भी 10,000 स्टूडेंट्स हैं, इनके भी 10,000 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को आपस में बढ़ा देंगे। उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के 10,000 बच्चे इकट्ठा हो गए, उन्होंने नारे लगाए हमारे नेता को छोड़ो, हमारे टीचर को छोड़ो। खान सर के भी बच्चे खड़े हो गए कि हमारे टीचर को अरेस्ट मत करो। ये आपस में भिड़ जाएंगे। तो इनका काम केवल है, कहीं कुकी मैथ्यू को लड़ा देंगे, कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे, कहीं काले गोरे को लड़ा देंगे, कहीं मोटे पतले को लड़ा देंगे, कहीं हिंदू मुसलमान, मतलब ये लड़ू के अपना किनारे से निकल जाएंगे। अब सारे टीचर्स, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लेंगे। पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लेंगे, बाकी चाहे कुछ हो जाए जी। तो ये एक इस्तीफा लेके सारी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ सवाल ये है ना सर कि अब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेंगे। राहुल गांधी पिछले कई साल से मांग रहे हैं इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी का, हर मामले में घेर रहे हैं। अब अमेरिका जिस तरीके से उनको फिर से एक नया मुद्दा ले आया, सीधे सीधे ट्रंप ने कह दिया कि अब अभी तक तो अब हमारी वजह से हमारा जो व्यापार संतुलन था उसका फ़ायदा भारत को मिल रहा था। सीधे सीधे उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तक जो भारत की पॉलिसी थी, ट्रेड पॉलिसी अमेरिका के साथ, कम से कम दूसरे देशों के साथ नहीं लेकिन अमेरिका के साथ जो थी, उसका फ़ायदा भारत को मिल रहा था, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। और अब जो है उसका फ़ायदा अमेरिका को मिल रहा है। तो ये देशभक्ति ये वाली है या पहले जो चल रही थी वो वाली है? नहीं मिश्रा जी, देखिए इसमें अगर परेशानी क्या है, मान लीजिए मोदी जी देश नहीं संभाल पा रहे हैं, मान लीजिए इस्तीफा दे दे, मान लीजिए राजनाथ सिंह नहीं चला पा रहे हैं रक्षा मंत्रालय, वो इस्तीफा दे दें, मान लीजिए होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपना होम मिनिस्ट्री ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, वो दे दें। इसीलिए तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री की, लोगों की फिर आदत लग जाएगी। नहीं, आदत क्या है, इस पर परेशानी क्या है? 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, कंगना रनौत को बना दें प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो कंगना रनौत इतनी ज्ञानी है, वो 2014 में उन्होंने बता दिया था देश को आजादी हो गई है। वो भी अपना कुछ खा पी के आएंगी, अपना कुछ बता देंगी पार्लियामेंट के अंदर। तो देखिए ये तो परेशानी क्या, 4-5 लोगों का इस्तीफा लेने में समस्या क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री का विकल्प नहीं है सर, ऐसा कहा जाता है। क्यों नहीं है? जो कंगना रनौत है, अब तो ये सम्राट चौधरी है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी हैं। हाँ। शुभेंदु अधिकारी का अब समझते हैं प्रतिष्ठा कुछ कम है क्या जी? और ये हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिष्ठा कुछ कम है क्या? ये बड़े बड़े प्रतिभावान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं। फिर वो धाकड़ साहब है, ओम प्रकाश धाकड़ हैं। फिर वो हमारे बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में, तो प्रतिभाओं से भरा हुआ है, पूरा पार्टी ही प्रतिभाओं से भरी हुई है। फिर भी लोग कहते हैं कोई विकल्प नहीं है, मतलब पार्टी के भीतर ही इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, फिर भी कहते हैं कि विकल्प ये जरूर है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री केवल विश्व में एक आदमी के पास है, इसलिए वो हमारे श्रद्धेय हैं। क्योंकि बाकी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से मैं मिला हूं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से अभी तक मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है। मैंने सबने आधा अधूरा ही पढ़ा है। एंटायर किसी ने नहीं पढ़ा है। एंटायर किसी ने नहीं पढ़ा है। अब एंटायर मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अबे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अब मैं गलती कर गया, पूछता अपने प्रोफेसर से, यार एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाओ यार, क्या केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे, एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाओ। अब एंटायर वाले में केवल सम्राट चौधरी उनको चुनौती देते दिख रहे हैं, वो लगातार चुनौती दे रहे हैं सर, लगातार वो दे रहे हैं, वो बिल्कुल प्रतिभावान व्यक्ति हैं, वो धीरे दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अब देखना है कि बिहार में कब तक ये अलग अलग सब्जेक्ट वाली यूनिवर्सिटी बनेगी। लेकिन बिहार में कुछ तस्वीरें 2 दिन से बड़ी वायरल हो रही हैं, और ये है कि वो पटना का भी, खैर कुछ ही महीने पहले मैं भी गया था, मुझे नहीं दिखाई पड़ी, जबकि मैं उसी इलाके में काफ़ी रुका रहा भी, घूमा टहला भी। उसको पहले बीजेपी ने डाला, पोस्ट किया ट्विटर पर, उसके बाद हटा लिया, आलोचना होने लगी, उसके बाद फिर से उसको डाल दिया, उसी तस्वीर को।
और बता रहे हैं कि अब ये 1 महीने के भीतर ये बदल गया। अब वो कहावत के एक चुटकुला याद आता है कि कई देशों के लोग आए यहाँ पर वो कुतुब मीनार देखने, तो जापान वाले ने कहा कि हमारे यहाँ तो 1 महीने में बन जाता है, चाइना वाले ने कहा कि हमारे यहाँ तो 15 दिन बन जाता है, भारत वाले ने कहा कि सुबह आया था तो थी ही नहीं। तो इस तरह के तो विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर कि 1 महीने के भीतर पूरा का पूरा पटना का दृश्य ही बदल गया है। लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिखाई ही पड़ रही है, और सच्चाई ये है कि अब पटना या बिहार का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है, तब तो फिर विकास संभले नहीं संभलेगा, क्योंकि वैसे ही तमाम पुल और गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं वहाँ पर जो पहले से बनी हुई हैं या निर्माणाधीन है। इतनी तेज़ी से जब बनने लगेगा कि 2-4 दिन के भीतर ही बदलाव दिखाई पड़ेगा। और अब तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी उनको बनानी पड़ेगी, करीब 100-150 सब्जेक्ट तो होंगे ही सर जो पढ़ाए जाते हैं विश्वविद्यालयों में। देखिए, मैं तो हरियाणा में बैठा हूं, हमारे माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं जो हमारे मंत्री हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और मंत्री भी हैं जी। उन्होंने ही अभी 20 दिन पहले एमसीएफ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद की मीटिंग में नगर निगम के अधिकारियों को हड़काया। उन्होंने कहा यार देखो, पिछले 10 साल से जितनी सड़कें बनी हैं सब गड्ढे हो रहे हैं, और 10 साल के पहले की सड़कें जो है वो बिल्कुल सही हालत में है। अब 10 ही साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे मंत्री हैं, बड़े सज्जन पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस के जमाने में सड़कें मजबूत बनती थी, हमारे जमाने में सब लद्दड़ बन रही हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों को, नरक तुम लोग जाओगे। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी। तो जब ये डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ईमानदारी से काम होता था, अपने डंके की बात करता था, और ये जब तक मोदी जी आए तब से वो भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बिछी जा रही है। अटल जी के जमाने में भी भारत कभी इतना झुका नहीं। ये तो पिछले 2-3 साल से, जब से ये एप्स्टीन का मामला आया है, और पता नहीं और कुछ मामले हों, आई डोंट नो, तो ये सब मामले आए, उसकी वजह से समस्या क्रिएट हो गई है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, लेकिन एक बड़ा कहा जाए कि भारत के लिए एक और अपमानजनक बात उन्होंने कही है। हालांकि ये अपमानजनक बात उन्होंने मौजूदा सरकार के लिए कही है, और निश्चित तौर पर जो उनकी बात का पहला हिस्सा है वो तो एक भारत की एक मजबूत, जो जिसको कहा जाए कि फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी है या व्यापार पॉलिसी है, वो उसको भी दिखा रहा है, और सरकार के ऊपर ही, मौजूदा सरकार पर ही हमला किया है। लेकिन सरकार को लगता है कि ये उनकी प्रशंसा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और मित्र बता दिया प्रधानमंत्री को, तो वो प्रशंसा हो रही है। तो अब क्या कुछ है, लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा है वो देश की शिक्षा व्यवस्था का, देश की अर्थव्यवस्था का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताई जा रही है, और शिक्षा को लेकर छात्र खुद ही अब परेशान हो गए हैं। मुझे नहीं लगता सर कि इसके पहले बहुत सारे पेपर लीक हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अलग अलग जगहों पर, शहरों पर या छात्र दिखाई पड़ रहे हों, अभी पिछले 10-12 साल में ये पहला मौका हमको छात्र और युवाओं का दिखाई पड़ रहा है। देखिए, छात्रों का जीवन जो है ना वो बड़ा अनिश्चित, तो हमें लगता है कि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के साथ संपर्क अब नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क की कुछ दिक्कत आ गई है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और कार्यक्रम को हम अब यहीं समाप्त करते हैं इस उम्मीद में कि शायद सरकार इन युवाओं की बात को सुनेगी, और जो कुछ भी उनके हित में होगा, वो निश्चित तौर पर छात्रों के हित का मामला है, वो देश हित का मामला है, तो सरकार उनके हित के बारे में सोचेगी, कहेगी, और उन्हें जो छात्रों को लग रहा है कि उनके हित में जो चीज़ें हैं, उनकी मांगों को स्वीकार करेगी सरकार, ये हम भी उम्मीद करते हैं। और सरकार इसको किस तरीके से देख रही है, इस पर ये महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि सब फैसला उसी को लेना है कि क्या करना है, किसमें छात्रों का हित है, किसमें देश का हित है। इस कार्यक्रम को करते हैं यहीं पर समाप्त। मुझे